हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर 2 का कुछ पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि इसका पार्ट 1 था। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक, यानी कि टीपू सुल्तान के पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज से हम लोग यहाँ पे अभी इस वीडियो में हम लोग टीपू सुल्तान के आगे पढ़ेंगे। अगर पिछले टीपू सुल्तान के पहले के जो पार्ट है उस पार्ट को अगर आप नहीं पढ़े देखे हैं तो वो वाला वीडियो जो पार्ट 1 इसका है वो आप जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को आपको देखिएगा तो एक सीरीज बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जो अंग्रेज है वो भारत में व्यापार करने के लिए आया था और किस तरह से वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े साम्राज्य की ओर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, यानी अपने हाथों में वो सत्ता ले रहा था। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। देखिए, टीपू सुल्तान जिन्हें कहा जाता है शेर आ मैसूर, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देता था, जब भी कभी अपने आप पर वो खतरा महसूस करता था तो उस शासक पर, उस राज्य पर वो सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया, या इसका सीधा जीता जाता है। जो एग्जाम्पल जो है वो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर से मिलता है। यानी मैसूर के सहारे हम समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेज को जब भी कभी भी कि खतरा महसूस हुआ तो किस तरह से वो एक्शन लेता है। चलिए देखिए, हैदर अली जिसका शासन काल था 1761 से 1782 ईस्वी तक, उसके जो पुत्र थे, उसके पुत्र बहुत ही विख्यात पुत्र थे, जो कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? हैदर अली के। टीपू सुल्तान का शासन काल था 1782 से 1799। ये शासन काल देखो, ये आपको याद रखना है ये डेट, क्योंकि ये डेट आपका मैच द फ्लोइंग मैच करने के लिए आपको दे देगा कि निम्नलिखित का शासनकाल आप बताइए। हो सकता है जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। यानी टीपू सुल्तान जब भी सम्राट था वहाँ का, तो उस समय जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर था। मालाबार वहाँ का नेवल था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नेतृत्व में था, जहां से कंपनी क्या व्यापार कर रहे थे? काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। ठीक, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात क्या कर दिया? रोक दिया। यानी अपने तरफ से जो निर्यात करता था चीज़ों को, उसने टीपू सुल्तान क्या कर दिया? रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से क्या कर दिया? रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ? सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे और इसकी मदद से अपने सेना को क्या कर लिए? आधुनिकीकरण कर लिए थे। जब टीपू सुल्तान ने इस तरह के कार्य किए तो इस कदम से जो अंग्रेज था वो आग बबूला हो गया, यानी पूरा गुस्सा हो गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान के बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। कब? 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। इस डेट को आप बिल्कुल याद रखना है। ठीक, कब इस 17 मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में, जब आखिरी जंग का हुआ श्रीरंगपट्टनम की जंग में कंपनी को क्या मिली? सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गए? मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बॉडीगार्ड राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि क्या कर दी गई? थोप दी गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चित्र है जिसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक, जो टीपू सुल्तान थे उनके बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। एक चित्र बनाया गया है। कंपनी को फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान के कई बार युद्ध से में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रखा लिया था। ब्रिटिश चित्रकार को ऐसे दृश्य को तस्वीर बनाने में मजा आता था जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता के विजयी दिखाई दिए थे। तो इस तरह से ये चित्र है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। टीपू सुल्तान के बारे में एक छोटी सी कहानी देख लीजिए। राजाओं की छवि अक्सर
जनश्रुतियों से बनी होती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत के खूब यशगान किए जाते हैं। 1782 में मैसूर के राजा बने टिप्पू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल गए थे। कहाँ गए थे वो? जंगल घूमने गए अपने फ्रांसीसी फ्रेंड के साथ। वहाँ एक शेर उनके सामने आ जाता है। उनकी बंदूक के मौके पर साथ नहीं देती है, कटार भी ज़मीन पर गिर गई थी। फिर क्या हुआ? फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर से मुकाबला कर लिया और शेर से मुकाबला करके आखिरकार कटार उठा लिया और अंत में उसने शेर को मार गिराया था। इसी के बाद उन्हें क्या कर दिया गया? शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। जबकि इसके जो रास्ते जो झंडे थे इस पर भी शेर की तस्वीर लगी होती है। तो यानी यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टिप्पू सुल्तान को शेर ए मैसूर क्यों कहा जाने लगा। ठीक, आइए यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक है टिप्पू सुल्तान के खिलौने, शेर का खिलौना था। यह टिप्पू का एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है जिसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। ये जो देखिए नकली शेर जो कि यूरोपीय सिपाही को क्या किए हुए? दबाए हुए हैं और साथ ही दहाड़ता भी है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ लेके चले गए। आगे है मराठों से लड़ाई। देखिए जब टिप्पू सुल्तान को हराया था तो उस समय मराठों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। अब जो है अंग्रेज को लग रहा है कि हमें मराठों से भी खतरा हो सकता है। तो अब आखिर में कंपनी मराठों को भी ताकत को क्या करना चाहा? काबू को खत्म करने में कोशिश में सोचने लगी। अब सोचने लगी कि मराठों को भी ताकत को क्या किया जाए? दबा दिया जाए। इसके फलस्वरूप क्या होगा? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, याद रहे डेट को याद रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों का बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री को पेशवा कहा जाता था के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। यानी जो पेशवा होता था वो क्या था? राजमंडल का सैनिक तथा प्रशासकीय प्रमुख होता था। ठीक, अब उसके बाद और पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। 2 मराठा प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिक कौन कौन थे? एक महादजी सिंधिया और दूसरा था नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ 1782 में। 1782 में सबसे पहला युद्ध हुआ। सालवाई संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ। पहला मराठा युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ? तो सालवाई संधि के साथ क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, तो पहला मराठा युद्ध कब हुआ? 1782 में, जिसमें कोई भी पक्ष जीता या हारा नहीं। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805। डेट याद रखना। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805। यह जो युद्ध था वो कई मोर्चों पे लड़ा गया था। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों का अंततः क्या हो गया? कब्जा हो गया। ठीक, अब अंततः 1817 से 1819 के बीच अंग्रेज मराठा के बीच तीसरा युद्ध हो गया। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819 के बीच अंग्रेज और मराठों के बीच। अब अंग्रेज मराठा के युद्ध की मराठों की ताकत को पूरी तरह से क्या कर दिया? कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्यवंश दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब उसके बाद सर्वोच्चता का दावा था। उसके बाद देखिए आइए, उपयुक्त विवरण स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार को आक्रामकता नीति पर चली गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स
ये 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल थे। ठीक, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासत पर उनको अधिग्रहण की धमकी देकर अधिकार अपने पास मानते थे। यह सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रिया बेरोक टोक चलती रही। उदाहरण के जब अंग्रेजों के कित्तूर, यानी फिलहाल जो कर्नाटक है उसका नाम पहले कित्तूर था, एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जब छोटा सा राज्य पर अंग्रेज ने कब्जा करना चाहा तो चेन्नम्मा ने क्या किया, इसका विरोध किया और हथियार उठा लिया। 1824 में फिलहाल उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना से यह प्रतिरोध जारी रहा था। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिबुरो दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध की ऐसी दूसरी आप कहानी आगे पढ़िएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि रूस का प्रभाव भी हो सकता है भारत पे। ठीक, इसलिए कंपनी का भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत में भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रित स्थापना करना चाहा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1838 से 1842 के बीच 1838 से 1842 के बीच साथ ही अफगानिस्तान के एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ प्रत्यक्ष कंपनी शासक स्थापित कर दी। यानी खुद वहाँ पे शासन नहीं किया, अपने जो कठपुतली होता है वो किसी और को बागडोर थमा दिया जो कि इसकी बातों को मानता था। 1843 में सिंध भी कब्जा में आ गया। 1843 में फाइनली सिंध पर भी कब्जा कर लिया गया। इसके बाद बारी की आज किसका आ गया, पंजाब का। उस समय पंजाब के जो महाराज थे वो रंजीत सिंह जी थे, उस पर उस दाल गलने वाले नहीं थे, इसलिए 1839 में उनके मृत्यु के बाद यह रियायत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 ईस्वी में और उसके बाद 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर दिया जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक, अब उसके बाद अंग्रेजों की एक नीति आई, विलय की नीति। अब अंग्रेज लोग क्या करेंगे, अधिग्रहण की आखिरी लहर दौड़ गई। 1848 से 1856 के बीच जो गवर्नर जनरल बने, जब 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। यानी कि अधिग्रहण की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत, इस तर्क पर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी जो रियायत है उसको हड़प ली जाएगी, यानी उसकी जो रियासत है जितनी उसको हड़प ली जाएगी, यानी कि वो अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। सारा भूभाग जो भी है वो अंग्रेज की रियासत के अधीन आ जाएगा। इस भूभाग पर इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक नई रियायतें आए। 17 सबसे पहला जो रियायत है इस सिद्धांत के आधार पर आया गया 1848 में, फिर संबलपुर 1850 में, फिर उदयपुर रियासत भी आ गया 1852 में, नागपुर 1853 में और अंततः झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। एक बार अंग्रेजों ने इस नया तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब को कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य में बंधे हुए हैं। यानी उसने तर्क दिया अंग्रेजों ने कि अवध की जनता जो है वो अपने नवाब से आने की संतुष्ट नहीं है, इस कारण से हम उन्हें हटा रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया इसे देख कर लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए और उसके बाद ये लोग भी 1857 के महान विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए। एक मैप के सहारे यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि देखिए
किस तरह से ब्रिटिश शासन का अधीन में क्षेत्र था। ये मैप है 1797 में, जो येलो कलर है ये दिखा रहा है कि अंग्रेज का शासन किस किस क्षेत्रों पर कुछ अंग्रेज का प्रभाव था। तो ये जो है 1797 में था। ये देखो लाइन जो येलो जो कलर है वो देखो बढ़ के आया 1840 में इतना हो गया, और 1857 होते होते लगभग सारे ही पूरे साम्राज्य पर ही लगभग अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जो साम्राज्य बधा हुआ था, जो बचा हुआ भी था, वो इसके अधीन में थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के ही अधीन थे। अब अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ी जो एरिया था उसके हाथ में आ चुका था, तो इसके लिए उन्हें नए शासन की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने इस तरह से नए शासन की क्या कर ली है, स्थापना कर ली है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 से 1785 तक रहे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या की थे, अहम भूमिका निभाए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि मुंबई मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुके थे। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, तो यानी प्रेसिडेंसी के तौर पे ही ये बांटे हुए थे सारे भागों को। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। उसमें कितने 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर पे उल्लेखनीय था। क्या था, 1772 में एक नई न्याय स्थापना की, न्याय व्यवस्था की स्थापना किए। इस व्यवस्थापना में क्या प्रावधान कुछ लाए थे, उन्होंने इस प्रावधान में क्या थे कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालतें और एक दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक, फिर मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून को व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों में भी काजी और मुफ्ती को भी अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इस तरह से हर जिला में 2 अदालतें होती थी। ठीक, तो कि काजी का मतलब हुआ एक न्यायाधीश, मुफ्ती का मतलब हुआ कि मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करती हो। काजी इसी व्याख्या के आधार पर उन्हें सुनाता था। उसके बाद आगे देखिए, इस तरह से हर जिले में 2 न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून थे उसकी अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को, यानी जो अलग अलग व्याख्या करते थे उसको समाप्त करने के लिए, यानी उसको एक जैसे करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन, यानी एक पूरा ब्यौरा तैयार करने का सौंपा गया। इसे एन बी हॉकलैंड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ठीक, उसके बाद 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली, और 1773 में, देखिए इस डेट को याद रखना इस बात को, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक, यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जिले में जो कलेक्टर होता था वो सबसे बड़ा ओहरा होता था, यानी सबसे बड़ा ओहदा वाला होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान, और इसका मुख्य काम क्या था, लगान को इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी, दरोगा को कानूनन रूप से जिलों में उसकी सहायता करना था। उसका कार्यालय को कहते थे कलेक्टरेट, जिसे अभी कलेक्टेरिएट बोलते हैं उसको, उस समय बोलते थे कलेक्टरेट, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टर का कार्यालय होता था। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, और इसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया गया, यानी जितने पुराने सत्ता थे सबको हटा दिया गया। ठीक, इसके बाद है कंपनी की फौज। कंपनी की फौज को पढ़े उससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग चला गया उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि महाभियोग होता क्या है।
देखिए महाभियोग का मतलब होता क्या है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है जिसे महाभियोग कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया महाभियोग जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। देखिए एक चित्र है यहाँ पे, एक चित्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स पर, जो आरजे पॉट एक चित्रकार थे, उन्होंने 1789 में ये चित्र को बनाया था। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडवन वर्के ने क्या किया कि उन पर बंगाल के शासन सही ढंग से ना चलाने पर आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स ब्रिटिश संसद में का मुकदमा चला जो 7 साल तक चला, जिसका ये चित्र है। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग डाल दिए थे, कौन दे दिए थे? एडवर्ड वर्क ने महाभियोग किए थे किस पे? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। इसके बाद उन्होंने जब महाभियोग किए उस समय उन्होंने एक बहुत ही उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए थे। वो क्या था देखिए, मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया, और अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये जो है ये भाषण दिया गया था किन के द्वारा? तो एडमंड बर्ग के द्वारा, जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाए थे। आगे जाना है कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के कुछ नए विचार भी आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज जो मुख्य रूप से थी वो क्या था? घुड़सवार था और पैदल सेना में थी। जब मुगल शासक था उस समय उसकी जो मेन सेना शक्ति थी वो घुड़सवार और पैदल सेना में थी। उन्हें तीरंदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सेना में सवारों था जो कि घुड़सवार था उसकी दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य की एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षक वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगल की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू कर दी तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना में को सिपाही, जो भारतीय सब सिपाही से बना है, उसे आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। वो जहां सिपाही मस्केट किसको कहते थे? तो तोहेदार बंदूक, यानी जो लंबा सा निकला हुआ था बंदूक वो लेके चलते थे, उसे बोलते थे मस्केट, और मैचलॉक से लैस थे। मैचलॉक का मतलब होता है, देखिए, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी लगाते थे, वैसा उसे कहते थे मैचलॉक। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकता को ध्यान रखना पड़ता था, और जब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज था एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाही को यूरोपीय ढंग, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उसका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए थे। लेकिन ये जो कोशिश कर रहे थे, जो सेना को मजबूत करने के लिए, यानी कि नियंत्रित करने के लिए, यानी कि अच्छे एक पेशेवर सैनिक बनाने के लिए, इस कोशिश में कुछ समस्याएं भी आई। उस समस्या का देखिए क्या था कि जब पेशेवर सैनिक खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज क्या करते थे, कई बार जाति और समुदाय को भूल जाते थे, वो नज़रअंदाज कर देते थे। जो भला लोग थे, जो हमारे यहाँ जो लोग थे उस समय, वो जाति और धार्मिक के प्रति जो थी उनकी भावना आसानी से नहीं छोड़ सकते थे वो लोग। इस कारण से वे खुद अपने समुदाय के सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सके, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था।
सिपाही क्या महसूस करते थे, इस बारे जो भी बातें होगी, जो 1857 के विद्रोह हुआ था, इस सारे चीज़ों को हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इस जो पूरी जो चीज़ें पढ़े उससे क्या निष्कर्ष निकला उसको हम लोग अभी देखते हैं। चलिए निष्कर्ष क्या निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी को बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक अपनुमेय शक्ति बन गई थी। यानी शुरुआत में जब भारत आया तो एक छोटी सी कंपनी के रूप में आया था और धीरे धीरे करते करते वो पूरा जो उपनिवेश है वो पूरा शक्ति में बदल गया था। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपद्वीप 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हुआ था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था 1857 तक। इस तरह से हमने देखा कि कैसे किस तरह से जो अंग्रेज थे वो एक छोटी सी कंपनी के यानी कि कंपनी छोटा सा डालने के लिए यहाँ पे आए थे और पूरा जो बहुत बड़ा साम्राज्य था उस पर उन्होंने काबू पा लिया था, नियंत्रण कर लिया था। ठीक, तो आगे थोड़ा सा एक देखिए टॉपिक दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार यानी दास व्यापार के बारे में। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में पहुंचे थे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया था। दास व्यापार का मतलब क्या कि लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांध दिया जाता था और उसे बाजार में बेच दिया जाता था। ठीक, और इस तरह से 1834 में दास प्रथा की क्या हो गई, अंत हो गई। दास प्रथा की अंत हो गई थी 1834 में। अब अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। इतनी बड़ी संख्या थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। देखिए उन्होंने एक ब्यौरा में उन्होंने क्या देखा था, यह मामूली होने वाले पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी एक बैल खरीदने के लिए रोक दी थी। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों में सच्चा बच्चों को एक तरफ देखा, दूसरी बच्चे व्याकुल माँ में, यानी कि उनकी हालत यानी दुर्दशा बहुत ही खराब थी। इस बारे में ये वर्णन किए थे। ठीक, तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में ये वर्णन किया गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए आपके लिए है इस बात को, इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग, ये जो मैच करना है, मिलाना है, इसको आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक, तो इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा सवाल और यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये है और यहाँ पे ये सही है या गलत स्टेटमेंट है, इसको भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो करेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी भी तरह का आपको सुझाव है वो भी आप जरूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।